अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। पाकिस्तान बाय फ़रोख्त, जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं हैं, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। पाकिस्तान के कहते हैं दुकान के बाहर बराए फ़रोख्त का एक बोर्ड आवेज़ा हो जाता है, तो पाकिस्तान के ऊपर एक बोर्ड एक चिपका दिया गया है, स्टिकर चिपका दिया गया है कि ये मुल्क इस वक्त बराए फ़रोख्त है। आपकी हर चीज़ बिकने जा रही है, आपकी हर चीज़ गिरवी होने जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये अच्छी बात है, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्योंकि अगर मैं आपको इसके बरअक्स बताऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। हाँ, मैं तनकीद ज़रूर करूँगा क्योंकि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त का लेबल कोई अच्छा लेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि वाकई हो जानी चाहिए थी। आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पेज को फॉलो करेंगे, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। नाज़रीन, पाकिस्तान बराए फ़रोख्त क्यों कहा गया? मेरे सामने इस वक्त मिडल ईस्ट आई नामी एक बहुत ही मशहूर अखबार है और उसकी स्टोरी है। आपको शायद याद होगा, मैंने आपको कुछ चंद हफ्ते पहले की बात है, मैंने आपको खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि कराची की जो बंदरगाह है वो यूएई के हवाले की जानी है। मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बाकायदा तौर पे 25 साल के लिए अबू धाबी ग्रुप के हवाले पाकिस्तान की बंदरगाह कराची, पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट बंदरगाह को कर दिया गया है अबू धाबी के हवाले, यानी मुत्तहदा अरब अमारात के हवाले 25 साल के लिए। और इसमें से जो 85% शेयर है वो मुत्तहदा अरब अमारात का होगा। यानी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप इस पोर्ट को मैनेज करेंगे। मेरे पास ये कमरा है, लेट से मैं किसी के हवाले इसको आउटसोर्स कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा, और कहता हूँ कि आप इसको मैनेज करें। तो उस मैनेज करने के लिए मैं इस कमरे की कमाई का कुछ हिस्सा उनके हवाले करूँगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इस कमरे की कमाई का 85% हिस्सा उनके हवाले कर दिया। ये डीलें लोग करते रहते हैं। ऐसा होता है कि कोई मुल्क कहता है जनाब मुझसे फला चीज़ नहीं हो रही, तो वो किसी और मुल्क से कहता है कि तुम आके मेरी मदद कर दो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जापान एक ऐसा मुल्क है कि जिसके पास अपनी फ़ौज नहीं है। जापान के पास फ़ौज नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद, अमेरिका से मार खाने के बाद जापान ने अपनी फ़ौज ख़त्म कर दी, बिकॉज उसको लगता था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। उसने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया। अब आप जान के हैरान होंगे, जापान की फ़ौज अगर नहीं है तो दुश्मन तो अभी भी जापान के बहुत ज़्यादा है। तो जापान की हिफाजत कौन कर रहा है? जापान की हिफाजत जापान पर ही एटम बम गिराने वाला अमेरिका कर रहा है। जापान में इस वक्त अमेरिका की फ़ौज तैनात है। ये बात बड़ी हैरान कुन है नाज़रीन। उसकी वजह यह है कि जापान ने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर दिया हुआ है। लेकिन आउटसोर्स करना बुरी बात नहीं है, किसी और को ठेका दे देना बुरी बात नहीं है। सवाल यहाँ पे उठता है कि वो ठेके की डील आपने कैसे निगोशिएट की है, उस ठेके की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। अगर आपने उस ठेकेदार को अपने कमाई के हिस्से का 85% दे दिया है तो क्या ये मौजू ठेका होगा, क्या ये एक मौजू डील होगी? अब आगे बताया जा रहा है कि यहाँ पे खाकान नजीब साहब को मैं कोट करूँगा, जो कि एडवाइज़र रह चुके हैं मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ वज़राए ख़जाना के। उनके मुताबिक द एडी ग्रुप विल ऑपरेट 3 बस। अच्छा, कराची की जो पोर्ट है, याद रखिएगा, कराची की पोर्ट पाकिस्तान की सबसे बिजीएस्ट पोर्ट है। ये पोर्ट जो होती है ना, जो बंदरगाह होती है, ये किसी भी मुल्क की लाइफ लाइन होती है। हमारे मुल्क में तो वैसे भी कुछ बनता नहीं, हर चीज़ इंपोर्ट होकर बाहर से आती है। अगर बंदरगाह पे किसी का और का कब्ज़ा हो जाए तो वो आपके मुल्क की सांसों को रोक सकता है, आपकी मुल्क की नब्ज़ को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकता है, याद रखिएगा। और ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बंदरगाहों के ज़रिए ही आप अपनी हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क की कुमक पहुँचती है, आपको एड पहुँचती है हर किस्म की। आप समझ रहे, इतनी इंपॉर्टेंट होती है बंदरगाह। सिर्फ ये मत सोचिएगा कि तिजारत के लिए इस्तेमाल होती है, ये तमाम शोबे भी इसी में फॉल करते हैं। अच्छा जनाब, अब शहबाज राना साहब जो कि पाकिस्तान के टॉप के इकनॉमिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त हुकूमत डेस्परेशन में, इंतहाई डेस्परेशन में इस तरह की डील्स कर रही है। और वो कहते हैं ये कोई अच्छी डील नहीं है। मतलब डील करना गलत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से डील की गई है वो कोई अच्छी बात नहीं है और गवर्नमेंट इस पर अच्छी निगोशिएशन कर सकती थी। यहाँ तक कि किसी प्राइवेट इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट से इसका सर्वे भी नहीं करवाया गया, जो कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है। अच्छा जनाब, वजह क्या है इसकी?
वजह यह है कि इस तरह की डील्स जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे दोस्त ममालिक को खुश करने की जा रही हैं ताकि उनसे मज़ीद लोन ले सके। आपको याद होगा पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF की डील सिक्योर की है, 1 कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं हमें मिले हैं। इसके साथ साथ हमें 3 अरब डॉलर्स सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दिए हैं कि बैंकों में जाकर रखवा दो, हमें मज़ीद लोन चाहिए। हमें अगले 3 साल में IMF समेत दीगर ममालिक से जो हमने कर्जा लिया हुआ है वो वापस करना है। वो कर्जा कितना है? 80 अरब डॉलर्स का। ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे ऐसे आएंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ एसेट्स को आप सेल कर दें, ठेके पे दे दें। लेकिन अगर आपने ठेके पे देना भी है तो कम से कम उस कीमत पे दें जो कीमत उसकी बनती है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। अब हमें चूँकि चाहिए सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद लोन, मज़ीद कर्ज़े, लिहाजा हम कह रहे हैं कि जनाब ये भी ले लो वो भी ले लो ताकि उनका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। अच्छा जनाब, अब हुआ ये पाकिस्तान ने क्या किया कि अपनी इंपोर्ट्स बंद कर दी, आपको याद होगा। अब होगा क्या कि अब ये पोर्ट किसी और के हवाले होगी, वो पर जिस तरह चाहेंगे रेगुलेट करेंगे। समझे आप? आगे बढ़ते हैं जनाब। अब आपके एयरपोर्ट्स को भी कतर के हवाले किया जा रहा है। ये एक और ख़बर है, आपके एयरपोर्ट्स कतर के हवाले कर दिए जाएंगे। अब लाहौर और कराची एयरपोर्ट जो है उनकी डिस्कशन, उनको कतर के हवाले करने की डिस्कशन 2008 से जारी है। लेकिन उसकी वजह यह है कि लाहौर और कराची एयरपोर्ट जो है फ़िलहाल वो बेचे जा नहीं सकते। कोशिश बहुत है हुकूमत की कि बेच दिया जाए कराची एयरपोर्ट को, लाहौर एयरपोर्ट को, लेकिन बेचे नहीं जा सकते। उसकी वजह क्या है नाज़रीन? उसकी वजह यह है कि कराची और लाहौर एयरपोर्ट के अगेंस्ट सकूक बॉन्ड्स हुकूमत ने जारी किए हुए हैं। किसी और दिन समझाऊंगा। यानी यूँ कह लें कि गिरवी रखवा के पैसे लिए हुए हैं ऑलरेडी। एक चीज़ ऑलरेडी गिरवी पड़ी हुई है तो उसको आप बेच नहीं सकते। मैं आपको सिंपल अल्फाज में आपको समझा चुका हूँ। रह गया पीछे इस्लामाबाद एयरपोर्ट आपका। अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है वो इसलिए वो अगली पार्टी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि वो इतना बिजी एयरपोर्ट नहीं है, उसको चलाने में मुनाफा नहीं होगा। कराची और लाहौर एयरपोर्ट बिजी एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे लोगों का रश रहता है, हजूम रहता है, ट्रैफिक होती है, लोगों की फुटफॉल होता है। तो उसका क्या होता है जनाब कि वो चाहते हैं कि ये बिक जाए, लेकिन वो बिक नहीं सकता कानूनी तौर पे। ये एक मुश्किल है। अब अगला काम क्या करना चाहते हैं? अगला काम वो करना चाहते हैं कि वो PIA को, स्टील मिल्स को और जो एनर्जी प्रोडक्शन कंपनीज है ना उनको वो बेचना चाहते हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है। यहां पे मैं साथ हूं हुकूमत के। स्टील मिल जैसे सफेद हाथी को जो अरबा रुपया सालाना आपके मेरे टैक्स के पैसों का खा जाता है और कुछ बंद पड़ा है, अरबों रुपया सिर्फ सैलरियां जाती हैं, तनख्वाहें जाती हैं, क्योंकि लाखों लोग हैं जो स्टील मिल में मुलाजमत कर रहे हैं। ये बेसिकली अब इनका प्रॉब्लम क्या है? ये जो PIA, स्टील मिल्स, टेलीकॉम सेक्टर आपका, ये सिक यूनिट्स हैं। सिक यूनिट कौन सा यूनिट होता है नाजरीन? उसे कहते हैं सिक यूनिट कि जो पैसे कमा के नहीं दे रहा और साल से कमा के नहीं दे रहा। हुकूमत ने इसलिए ऐसे सफ़ेद हाथी पाले होते हैं कि जब उनको हुकूमत में आना हो तो वो आम लोगों को इन ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरियां दें। आपके मेरे टैक्सों पे ये लोग पले और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बंद पड़ी होती हैं, बीमार पड़ी होती हैं, ये पैसा नहीं कमा रही होती। अब PIA, कभी मुझे नहीं सुना कि PIA मुनाफे में गया हो, हमेशा खसारे में है। उसका खसारा कहाँ से पूरा होता है? आपके मेरे पैसों से पूरा होता है ना। तो ये काम यहाँ पे हो रहा है। अब इसको सेल करने का इनका दिल तो है, लेकिन ले कौन? सिक यूनिट कौन उठाए? और फिर जब इकोनॉमिक सर्वे करने वाले लोग या फिर वजारत ख़जाना मशवरा दे भी दे कि PIA सेल कर दें, रेलवे आपकी पाकिस्तान रेलवे वो सेल कर दें, आप हर साल 40 अरब डॉलर का नुकसान उठाती है, वो सेल कर दें, तो प्रॉब्लम यह है सियासतदानों की सियासत आड़े आ जाती है क्योंकि इन्होंने अपने हल्के के लोगों को इन्हीं इदारों में आपके मेरे खर्चे पर नौकरियाँ देनी होती हैं, इसलिए वो सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। हालांकि ये वो चीज़ें हैं जो वाकई ही किसी और के मत्थे मार देनी चाहिए। आपको बता देता हूँ, आपका जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है वो इस वक्त जो है वो UAE की कंपनी है एतिसलात, आपकी PTCL के मैक्सिमम शेयर्स वो ख़रीदने जा रहा है। ख़बर ये है टेलेनॉर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, वो रैप अप कर रहा था पाकिस्तान से, पाकिस्तान छोड़ के जाने लगा था, तो एतिसलात ने कहा कि रुक जाओ, हम ख़रीद लेते हैं, हम ले लेते हैं आपसे $800 मिलियन की हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। एतिसलात बहुत बड़ा एक है। अब होता ये है कि अगर ऐसा होता है,
अगर इन बीमार यूनिट्स को हम बेच देते हैं तो हमारा जो एक ना वो जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है वो कुछ कम हो जाएगा, उसमें हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान में डॉलर आ जाएंगे, फिर जो हमने कर्ज अदा करना है 80 अरब डॉलर का वो काफ़ी हद तक अदा हो चुका होगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं आपको, हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जो टैक्स नहीं देता, लेकिन हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा तबका है जो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। आप ये पेन खरीदते हैं, आप एक माचिस की डब्बी भी खरीदते हैं, आप उस पर भी टैक्स अदा करते हैं। बिजली पर आपको मैं एक वीलॉग बनाने जा रहा हूं, आपको पता है कि बिजली की कीमत इस वक्त कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, बल्कि छोड़िए बिजली को, पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए। मैं इस पर रिसर्च मैंने की है बहुत अच्छी। पेट्रोल इस वक्त 160 रुपये का होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस पर 110 रुपया आपसे टैक्स ले रही है सिर्फ। रूस का सस्ता तेल भी आ गया, इस पर मैं कहता से वीलॉग बनाने जा रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। बेसिकली होता क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट आपसे हर तरह का टैक्स लेती है। वो टैक्स आप पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि इस तरह के जो भूखे शेर हैं, PIA, स्टील मिल्स, आपकी रेलवे, आपके ये जो IPPs, आपकी बिजली बनाने वाली कंपनी है, ये खा जाती हैं। ये इनका मुंह बहुत खुला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के चंद इदारे जो सफ़ेद हाथी हैं उनको वाकई किसी और के पल्ले बांध देना चाहिए। अगर आप मेरे इस मशवरे से एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह निगहबान।